जय हिंद दोस्तों। 10 मई 1857 के दोपहर के समय मेरठ में कुछ सिपाहियों के द्वारा अचानक एक विद्रोह किया जाता है। यह विद्रोह देखते देखते कुछ शहरों जैसे मेरठ, अवध, झांसी, जगदीशपुर, ग्वालियर, जोधपुर और बांदा इन शहरों तक फैल गया। इस विद्रोह का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश डाकखाना, जेल, न्यायालय, सरकारी खजाने, बिल्डिंग्स इनको लूटना था। यहाँ तक कि इस विद्रोह के द्वारा कुछ ब्रिटिशों की हत्या भी कर दी जाती है। आप इस मैप में देख सकते हैं, जो आपको नॉर्थ ईस्ट वाला ये पार्ट दिख रहा है, ये पार्ट इस विद्रोह का प्रभावित केंद्र रहा है। कुछ इतिहासकार इस विद्रोह को अलग अलग नामों से पुकारते हैं, जैसे इसी विद्रोह को 1857 की क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, इसी विद्रोह को भारत प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है और इसी विद्रोह को महान क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। कुछ इतिहासकार इसको ये भी मानते हैं कि यह विद्रोह अंग्रेजों के बीच हिंदू मुस्लिम में जो धर्म में षड्यंत्र रचा गया था उसके खिलाफ लड़ाई लड़ा गया था। बाकी सभी नाम तो ठीक है, लेकिन इस विद्रोह को यह कहना कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई थी, ये कुछ अच्छा नहीं है। आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए और देखने के बाद आप खुद कमेंट करके अंत में हमको बताइएगा कि क्या यह विद्रोह भारत के आज़ादी के लिए प्रयास किया गया था, लड़ा गया था या नहीं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस विद्रोह की शुरुआत यह माना जाता है कि जब 1757 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला के बीच युद्ध हुई थी, जिसे प्लासी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। और इस युद्ध में सिराजुद्दौला की हार भी हुई थी, क्योंकि उसका सेनापति मीर कासिम ने उससे दगा किया था और अंग्रेजों का साथ दे दिया था। और साथ ही साथ 1765 ईस्वी में जब यह कंपनी बंगाल के एरिया में वहाँ के राजस्व के अधिकार को भी ले लेती है और किसानों पर बहुत ज़्यादा टैक्स को भी बढ़ाती है। जो टैक्स 10% हुआ करता था मुगल शासक के समय, वह टैक्स 40% तक हो गया था। तो कहा जाता है कि इसी समय से इस विद्रोह की पृष्ठभूमि तैयार हो गई थी और लोगों के मन में एक विद्रोह की भावना भी उत्पन्न होने लगी थी। अगर आप इस सारी घटनाओं को विस्तार पूर्वक जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आपको एक लिंक मिलेगा और उस लिंक से उस वीडियो को देख लीजिएगा, जिस वीडियो में हमने पहले यह बता दिया है कि कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के महान शासकों को भी हरा करके इस भारत को अपने कब्जे में ले लिया था। इस विद्रोह के शुरू होने के महीनों दिन पहले विभिन्न घटनाओं के कारण तनाव बढ़ता रहा। जैसा कि आपको भी पता है कि कोई भी विद्रोह अचानक शुरू नहीं होता है, उसमें कुछ पिछले समय में कुछ न कुछ विभिन्न छोटे छोटे घटनाएं होती होगी और उस घटनाओं के कारण लोगों के मन में धीरे धीरे विद्रोह की भावना शुरू होती जाती होगी और फाइनली कभी न कभी एक ऐसा समय आता होगा, कोई ऐसा घटना होती होगी जिस घटना के कारण लोगों के द्वारा एक विद्रोह कर दिया जाता है। जिस प्रकार एक छोटी सी चिंगारी हवाओं के संपर्क में धीरे धीरे सुलगती है और फाइनली एक ऐसी हवा चलती है जिस हवा के द्वारा उस सुलगती हुई चिंगारी में एक आग का रूप दे दिया जाता है। ठीक उसी तरह विद्रोह के भी स्थिति में कुछ ऐसा ही होता है। चलिए हम लोग ये समझते हैं कि आखिर कौन सी ऐसी छोटी घटना हुआ जिसके कारण लोगों के द्वारा इतना बड़ा विरोध किया गया। सन 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा बंगाल और बिहार के भूमि पर टैक्स वसूलने के लिए एक नियम को लागू किया जाता है। इस नियम को अस्थायी बंदोबस्त या परमानेंट सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है। इस नियम के तहत कंपनियों के द्वारा वहां के लोकल जमींदारों को कुछ भूमि का मालिक बनाया जाता है और उन्हें जबरदस्ती ये कहा जाता है कि आप किसानों से अधिक मात्रा में टैक्स को वसूलिए। और जमींदारों के द्वारा जितना टैक्स वसूला जाता था उसका 10/11 भाग जमींदार उस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देते थे और 1/11 भाग अपने लिए रखते थे। इस तरह किसानों का शोषण बहुत अधिक होने लगा और उन्हें एक तरह से टैक्स का एक बोझ उनके सिर पर आ गया। वो जितना भी खेती करते थे उसका सीधे 40% भाग टैक्स देने में ही चला जाता था। तो माना जाता है इस विद्रोह का पहला कारण यह अस्थायी बंदोबस्त को लागू करने का था और इसी को आर्थिक कारण भी बताया गया है। इस विद्रोह की दूसरी कारण की शुरुआत 4 दिसंबर 1829 ईस्वी में शुरू होती है, जब लॉर्ड विलियम बेटिंग के द्वारा एक नियम लाया जाता है, जिस नियम में सती प्रथा को खत्म कर दिया है। पुराने जमाने में भारत में यह प्रथा थी कि अगर किसी महिला का हस्बैंड का मृत्यु हो जाता है तो उस पुरुष के चिता के साथ साथ उस महिला को भी जिंदा जला दिया जाता था। जरा सोच के देख सकते हैं कि एक ऐसा नियम है जिसमें एक जिंदा महिला को जलाया जाता है केवल इस बात के लिए कि उसके हस्बैंड का डेथ हो गया है। और इसी नियम के साथ साथ बाल विवाह और नर बलि जैसे प्रथाओं पर भी प्रतिबंध लगाया गया लॉर्ड विलियम बेटिंग के द्वारा। तो यह दूसरी सामाजिक कारण बन गई इस विद्रोह के उत्पन्न होने का।
इस विद्रोह का तीसरा मुख्य कारण शुरू होता है 1848 ईस्वी में, जब लॉर्ड डलहौजी के द्वारा एक ऐसे नियम को लागू किया गया जिसे द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से जाना जाता है। इसे हम लोग हड़प नीति के नाम से भी जानते हैं। इस नीति के अनुसार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत वैसे राज्य को अपने अंदर लिया जाता था जिस राज्य में अगर कोई राजा शासन कर रहा है और उस राजा की मृत्यु हो गई और उसका उत्तराधिकारी के रूप में कोई गद्दी पर बैठने वाला नहीं था, तो उस राज्य को स्वतः मिटा करके और ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उस राज्य को अपने अधीन ले लेती थी। और इस नियम के तहत सतारा, अवध, झांसी, कानपुर, इलाहाबाद, जगदीशपुर और सिक्किम को हड़प लिया गया। और इसी नियम के तहत कानपुर के नाना साहब के पेंशन को भी बंद कर दिया गया, जो अंग्रेजों के द्वारा वार्षिक रूप से पेशवा को दी जाती थी। क्योंकि नाना साहब पेशवा के द्वारा गोद लिए गए एक पुत्र थे और हड़प नीति यही कहता है कि अगर किसी राजा का मृत्यु होता है और उसका कोई अपना उत्तराधिकारी नहीं हो तो वह साम्राज्य खुद ब खुद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन आ जाता था। और साथ ही साथ अगर किसी शासक को अंग्रेजों के द्वारा कोई लाभ या पेंशन भत्ता मिलता था, अगर उसकी मृत्यु हो जाती थी तो उसके द्वारा अगर कोई गोद लिया गया पुत्र था तो उसको नहीं दी जाती थी। यह तीसरी सबसे बड़ी कारण बनी इस विद्रोह का, जिसे प्रशासनिक कारण के नाम से जाना जाता है। इस विद्रोह की चौथी कारण की शुरुआत होती है सन 1853 ईस्वी में, जब रानी लक्ष्मीबाई का पति गंगाधर राव की मृत्यु हो जाती है। और उस समय जब इनकी मृत्यु होती है तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो हड़प नीति था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, उसके तहत अंग्रेजों ने इस झांसी को यानी रानी लक्ष्मीबाई के साम्राज्य को हड़पना चाहा। अब ऐसा मत समझिएगा कि गंगाधर राव के बाद से कोई इनका उत्तराधिकारी नहीं था, ऐसा नहीं है। रानी लक्ष्मीबाई का एक पुत्र था दामोदर राव, लेकिन दुर्भाग्यवश जब गंगाधर राव की मृत्यु होती है उस समय दामोदर राव केवल 3 महीने के थे। तो आप सोच सकते हैं कि कोई 3 महीने का बच्चा या लड़का कैसे सिंहासन पर बैठ करके और गद्दी को संभाल सकता है। इसका फायदा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उठाना चाहा और झांसी के पूरे साम्राज्य को अपने अंदर मिलाना चाहा। इसके लिए रानी लक्ष्मीबाई ने विरोध किया, जो 1857 की क्रांति का एक कारण बन गया। इस विद्रोह की पांचवी कारण की शुरुआत होती है 1813 ईस्वी में, जब अंग्रेजों के द्वारा कुछ ईसाई मिशनरी को भारत में आने की इजाज़त दी जाती है। ईसाई मिशनरी का मतलब होता है कि ईसाई धर्म के प्रचार करने वाले लोग, वैसे लोग जो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार बहुत तेज़ी से करते हैं, उन्हें हम ईसाई मिशनरी के नाम से जानते हैं। अब जब ये ईसाई मिशनरी जो है भारत में आना शुरू किए अंग्रेजों को हुक्म के द्वारा, अब ये भारत में घूम घूम करके और सारे धर्मों में ये कहते थे कि आप ईसाई धर्म को अपना लीजिए, आपको अंग्रेजों के द्वारा विशेष लाभ और छूट मिलेगा। और साथ ही साथ ईसाई धर्म के प्रचार में अंग्रेजों के द्वारा बहुत ज़्यादा इनका साथ दिया जाता था। अंग्रेज भारतीयों से ज़बरदस्ती कहते थे कि आप अपने धर्म को छोड़ करके ईसाई धर्म को अपनाइए, और आप ईसाई धर्म को अपनाइएगा तो आपको विशेष छूट मिलेगा, आपको हम टैक्स वगैरह में थोड़ा कम कर देंगे, ये लालच दिया करते थे। और यहाँ तक कि अंग्रेजों के द्वारा जिस भारतीयों को सेना में भर्ती की जाती थी उनसे पहले ही हिदायत दिया जाता था कि आप अपने दाढ़ी को नहीं रख सकते हैं, मूछ नहीं रख सकते हैं, काड़ा नहीं पहन सकते हैं, पगड़ी नहीं रख सकते हैं, यानी आप अपने धर्म को छोड़ करके और ईसाई धर्म को अपनाइए और तब आप सेना में भर्ती हो सकते हैं, जो इस विद्रोह का एक सैनिक कारण बन गया। इस विद्रोह में 4 चांद लगाने का काम किया अंग्रेजों के द्वारा लाया गया तकनीक। जब अंग्रेजों ने कुछ तकनीक का आरंभ किया, जैसे रेल, डाक और प्रेस, तो इनके माध्यम से इस विद्रोह का जो लहर था वो आग की तरफ पूरे जगह पे फैल गया। अब फाइनली इंतजार था एक ऐसी हवा का जो इन सुलगते हुए चिंगारियों में आग भड़का पाए, और इसी का काम किया इनफील्ड राइफल कारतूस ने, जो इस विद्रोह का तत्कालिक कारण बन गया। शुरुआत में अंग्रेजों के द्वारा भारतीय सेना को बेस इनफील्ड राइफल कारतूस चलाने के लिए दिया जाता था, जिसे चलाने के लिए भारतीय सेना को उसे मुंह से फाड़ना पड़ता था, तब वो चलाया करते थे। बाद में ये अंग्रेजों के द्वारा इस बेस इनफील्ड राइफल को हटाकर इसके जगह पर इनफील्ड राइफल कारतूस को लाया गया, और एक अफवाह उड़ गई कि इस इनफील्ड राइफल कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी को मिलाया गया है, जो भारतीय सेना के धर्म के खिलाफ बन गया। और साथ ही साथ एक और अफवाह उड़ गई कि जो भारतीय सेना को आटा दिया जाता है खाने के लिए, उसमें गाय और सुअर के हड्डी को पीस करके डाला जाता है। अब जो सेना ब्राह्मण धर्म को मानती थी, वे सोचने लगे कि अंग्रेजों ने हमसे एक पाप करा दिया, हमारे मुंह से गाय की चर्बी को छुआ दिया। और जो सेना मुस्लिम धर्म को मानती थी, वे लोग सोचने लगे कि ये सुअर की चर्बी को हमारे मुंह से लगा दिया, हमें नापाक कर दिया। तो इस प्रकार ये तात्कालिक कारण बन गया, जो सैनिकों के द्वारा एक विरोध का मुख्य कारण बन गया।
इस विद्रोह के और भी छोटे छोटे कारण थे, जैसे पटना के एक पुस्तक विक्रेता थे पीर अली, उनके दुकान को अंग्रेजों के द्वारा बंद करा दिया गया, क्योंकि ऐसे बुक को किताब को बेचते थे जिसको पढ़ने के बाद से भारतीयों के अंदर उनका खून खौल जाता था कि अभी अंग्रेज से युद्ध होगा, अभी लड़ाई होगा। लखनऊ के एक मौलाना थे लियाकत अली, उनको अंग्रेजों ने ज़बरदस्ती जेल में बंद कर रखा था, क्योंकि वे जहाँ भी जाकर के तकरीर करते थे, भाषण देते थे, तो लोगों में एक जुनून पैदा होता था, लोगों के अंदर एक विद्रोह की भावना उत्पन्न होती थी अंग्रेजों के खिलाफ। इसके साथ साथ बिहार के जगदीशपुर के वीर कुंवर सिंह की जमींदारी को भी छीन लिया गया था इस अंग्रेजों के द्वारा, जो इस प्रकार से विद्रोह का कारण बना। इस विद्रोह की फाइनली शुरुआत होती है तब जब भारतीय सेना के 34वें नेटिव इन्फेंट्री के जवान मंगल पांडे ने इस इनफील्ड कारतूस को चलाने से मना कर दिया। तब अंग्रेजों के द्वारा यह सांत्वना दिया जाने लगा कि ये सारी प्रकार की अफवाह है, इसमें किसी भी प्रकार के जानवर की चर्बी को नहीं मिलाया गया है, और अंग्रेजों ने इन्हें फोर्स करने लगे कि आप इस गोली को चलाइए, आप ऐसे विरोध मत कीजिए। तो मंगल पांडे ने गुस्से में आकर लेफ्टिनेंट बांच और लेफ्टिनेंट ह्यूज को गोली से मार दिया, और इसीलिए 8 अप्रैल 1857 ईस्वी में मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है। अब भारतीयों में अंग्रेजों के खिलाफ विरोध की एक लहर दौड़ गई, इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विरोध करना शुरू किया। 30 मई 1857 के दिन सभी भारतीय सिपाहियों के द्वारा हर एक क्षेत्र में कमल का फूल और रोटी को भेज करके विरोध को शुरू करने का संदेश भेजा गया। लेकिन अचानक 10 मई को ही कुछ जवानों के द्वारा अंग्रेज के कुछ हथियार को लूट लिया जाता है। यह विद्रोह इतना तेजी से फैलना शुरू हुआ कि भारतीय सेनाओं के द्वारा जहां भी ब्रिटिश को अंग्रेज को देखा जाता था, उन्हें वहीं पर उसकी हत्या कर दी जाती थी। और यही विद्रोह कुछ ब्रिटिशों को हत्या करके सीधे दिल्ली सल्तनत पहुंचती है, जहां पे बहादुर शाह का महल था, और विद्रोहियों के द्वारा बहादुर शाह को जबरदस्ती इस विद्रोह का लीडर बनाया जाता है। यही सही समय था दोस्तों जब अंग्रेजों को भारत से कंप्लीट रूप से खदेड़ा जा सकता था और भारत बहुत जल्द आज़ाद हो जाता उसी 1857 की क्रांति के बाद। लेकिन दुर्भाग्यवश ये जितना भी क्रांति शुरू हुआ था, हर एक क्रांति हर एक क्षेत्र में लोगों का अपना अलग अलग एक स्वार्थ था, न कि देश के आज़ादी के हित में था। रानी लक्ष्मीबाई के बेटा को गद्दी नहीं मिला, इसके लिए रानी लक्ष्मीबाई ने युद्ध करना शुरू किया। बिहार के जगदीशपुर के कुंवर सिंह को जमींदारी छीन ली गई थी, इसके लिए उन्होंने विरोध प्रदर्शन शुरू किया था। नाना साहब का पेंशन को बंद कर दिया गया था, इसके लिए उन्होंने विरोध प्रदर्शन शुरू किया था। पीर अली जो पटना के पुस्तक विक्रेता थे, उनके पुस्तक दुकान को तोड़ दिया गया था, जिसके वजह से उन्होंने विरोध प्रदर्शन शुरू किया। लखनऊ के लियाकत मौलाना को जेल में बंद कर दिया गया था, उन्हें तकरीर करने से मना किया गया था, इसीलिए उन्होंने विरोध प्रदर्शन शुरू किया। वह मंगल पांडे जिन्हें केवल अपने धर्म का परवाह था कि गाय के चर्बी से लगे कारतूस को उन्होंने हमसे मुंह से टच कराया। वह मुस्लिम धर्म जिसे केवल यह प्रभाव था कि सूअर के चर्बी को हमें मुंह से छिलवाकर नापाक कर दिया गया। आप सोच सकते हैं इसमें जितने भी लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया उसमें केवल और केवल उनका क्या दिख रहा है, निजी स्वार्थ दिख रहा है, न कि भारत की आज़ादी के खिलाफ लड़ाई दिख रहा है। अब इस विद्रोह के असफल होने का बहुत कारण बताया जाता है। पहला कारण ये है कि ये जो विद्रोह हो रहा था उसमें किसी एक नेता की कमी थी, यानी लीडरशिप की कमी थी। हर एक क्षेत्र से केवल अपने निजी स्वार्थ के लिए लड़ा गया था, ये दूसरा कमी था। तीसरा, इन्हें हथियार की कमी थी, सुविधा की कमी थी, इनके पास यूनिटी नहीं था। ऐसे कई कारण हैं जो इस विद्रोह के असफल होने को दर्शाते हैं। इसके बाद अंग्रेजों के द्वारा कई अलग अलग गवर्नर को भेजा गया इस विद्रोह को शांत करने के लिए, जिसमें दिल्ली, फैजाबाद, लखनऊ, कानपुर अलग अलग गवर्नर को भेजा गया ताकि इस विद्रोह को दबाकर शांत किया जाए। और फाइनली यह विद्रोह शांत तभी होता है जब ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के द्वारा एक लेटर भेजा जाता है जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः मर्ज किया जाता है अंग्रेजों के द्वारा और उनके सारे संपत्ति को कब्जा कर लिया जाता है। और फाइनली 1858 में इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त करके और वहां से शासन शुरू होता है अंग्रेज यानी द ब्रिटिश। तो आई होप आप इस वीडियो में सारे चीज़ को कंप्लीट रूप से समझ चुके होंगे। और अब फाइनली आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या यह विद्रोह भारत के आज़ादी के लिए लड़ा गया था या नहीं। आप अपने विचार को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ऐसे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।